जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। आज की जो बड़ी स्टोरी है वो है यहाँ पे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बड़ा फैसला किया। डस्का का जो इलेक्शन था उसका उन्होंने आर्डर कर दिया, इसको दोबारा रीपोलिंग होगी, दोबारा नए सिरे से इलेक्शन कराया जाएगा। और चले यहाँ तक तो ठीक था। अगेन मेरा ख्याल तवक्को भी यही की जा रही थी। अगर इमरान खान साहब भी राज़ी हो गए थे, वो कह रहे थे कि 20 जो अगर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे करा ली जाए, और उस पर PM नवाज़ भी कह रही थी शुरू में जी उन्हीं पे करा लिया जाए। उनकी जो कैंडिडेट हैं नौशीन साहिबा जो उन्होंने भी कहा था कि उन्हीं हलकों में करा लिया जाए जहाँ पे उनको आ रही थी शिकायत आ रही थी कि वो जो प्रेसिडेंट ऑफिसर वगैरह थे वो गायब हो गए थे, और बाद में उनके जो पोलिंग की जो रिजल्ट है तो उसमें कुछ टेम्परिंग की बात की गई थी। लेकिन अब जो फैसला किया उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का नाम सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन्होंने और उनकी टीम ने जो बड़ा फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ उन 20 उस पोलिंग स्टेशन पे नहीं कराएंगे, हम पूरे के पूरे हलके में दोबारा होगा और नए सिरे से पोलिंग कराई जाएगी। जो मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत PTI जो है उनके लिए खासा बड़ा धचका है, क्योंकि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे, वो इसके खिलाफ थे, पोलिंग दोबारा होने के खिलाफ थे। और PM नवाज़ कह रही थी, मरियम नवाज़ साहबा ने भी कहा था कि हमें 20 वो जो पोलिंग स्टेशन है उन पर हमें आके इलेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि हमें पूरे का पूरा इलेक्शन चाहिए। सो उनकी आप कह सकते हैं PM नवाज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको वहाँ पे अपहेल्ड किया गया, उसको ऊपर रखा गया। साथ में जो इल्ज़ामात थे उसके रिगिंग के, उससे ये भी साबित हुआ जो हेयरिंग की है वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो हेयरिंग की है सिकंदर सुल्तान राज साहब और उनकी टीम ने, उनके पास काफ़ी एविडेंसेज आए हैं जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में जारी भी किए हैं, इशू भी किए हैं। पूरी कौम को उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और अपना आर्डर भी बताया जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें उनके पास बहुत सारे रिगिंग के और दीगर धांधली के सबूत हैं। और साथ में उन्होंने जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस और उसमें DMG क्लास और पुलिस सर्विस के जो लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े उस पर ओहदों पर बैठे हुए थे, तो उनकी भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट को उसमें उन्होंने आके उजागर किया। सो पाकिस्तानी तरीक में हमने देखा कि बड़े बड़े यहाँ पे जजेस साहबान रहे हैं, हमने देखा बड़े सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जजेस थे, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के वो रहे हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इस तरह के बड़े बोल्ड फैसले जो हैं मेरा ख्याल देखने में नहीं मिले। इसलिए पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ी सी एक उसमें नई चीज़ है ये कि एक ब्यूरोक्रेट है सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, अभी कुछ अर्सा पहले वो रिटायर हुए थे, वहाँ से फेडरल सेक्रेटरी थे। उनके ओवरऑल जो आप कह सकते हैं रेपुटेशन जो है उनकी राजा साहब की बड़ी अच्छी रही है। उनकी 35 और कोई अगर 37 साल के करीब उनकी सर्विस है, तो उन्होंने उनका जो सर्विस कैरियर है अब तक कोई ऐसी उनकी बहुत बड़ी इरेगुलरिटी या कोई बहुत बड़ा कोई स्कैंडल होता है वो हमारे सामने नहीं आया था। बड़ी बड़ी पोस्ट पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो अगेन तवक्को यही की जा रही थी कि शायद एक ब्यूरोक्रेट आते बड़ा ठंडे से होते हैं, वो इस पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाते, वो ठीक है कि बस यहाँ सिस्टम एक चल रहा है चलता रहेगा, और शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे बैठ के सारे इलेक्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करती है, कवर करती है, किसको जिताना है किसको हराना है। तो सारे पाकिस्तान में लोग भी आदी हो गए, कोई तवक्को भी नहीं रखता इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अपने उस पर पैरों पर खड़ा हो जाएगा और बड़े फैसले कर लेगा। लिहाजा जब ये सारा मसला हुआ और धांधली के इल्ज़ामात लगे, डस्का में सारा दिन हमने देखा कि वहाँ पे अगेन फायरिंग होती रही, लड़ाई झगड़े होते रहे, 2 लोग मारे गए, दर्जनों लोग वहाँ पे जख्मी हुए, और लगता था लॉलेसनेस जो है ना अपने अरूज पे थी। शायद उसमें कहते हैं इलाका गैर में भी इस तरह की फायरिंग और इस तरह के वाक़यात नहीं हुए थे जो सेटल्ड एरिया में हमने उस दिन देखे। और लग रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके जितने भी कोड थे, उसके SOPs थे, वो सारे के सारे वायलेट किए गए थे। और लोगों को कोई हैरानी नहीं होती, मैंने जैसे कहा, क्योंकि अगेन एक तरफ लग रहा था PTI जो हर कीमत पे जीतना चाहती है अपना ये जो हल्का है, वो आगे ये बताना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई है, और साथ में ये नवाज़ लीग ये बताना चाहते थे नहीं जनाब कि नवाज शरीफ का बयान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उनका वोट बैंक आप कह सकते हैं इंटैक्ट है, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तक कार्रवाइयों के बावजूद भी वो कोई बंदा नहीं तोड़ सके नवाज शरीफ का। ये भी उनके लिए भी टेस्ट था, मरियम नवाज़ के लिए या उनके नवाज लीग के लिए। और PTI ये साबित करना चाहती थी नहीं कि हमने उनका बयान ख़त्म कर दिया नवाज शरीफ साहब का या उनकी पार्टी का। अब जो PTI जो है वो सेंट्रल पंजाब में भी सीटें लेगी, GT रोड जिसको कहा जाता है और जो उसका गढ़ समझा जाता था नवाज शरीफ साहब का, हम वहाँ भी सीटें। सो इट वॉज आप कह सकते बिग एक टग ऑफ वार थी, ईगोज़ की थी, पॉलिटिकल ईगोज़ की थी, पर्सनल ईगोज़ की थी। एक तरफ इमरान खान साहब थे, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा थे, उनके वज़ीर भी गए और तमाम पार्टीज़ ने उसमें डट कर हिस्सा भी लिया। लेकिन जब वो चीज़ें सामने आई और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने की, वहाँ से लोगों के थोड़े से कान खड़े हुए हैं कि वाकई इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं या उनका महकमा जो है वो खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज निकाली कि जनाब हमारे साथ तो तामन ही किसी ने नहीं किया, और हम रात को उसको IG के साथ रब्ते की कोशिश करते रहे, इनाम गनी साहब के साथ, या चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक साहब हैं उनको हम कोशिश करते रहे, किसी ने हमारे टेलीफोन नहीं सुने, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं था। तो अगेन उससे ये तस्वीर पहली दफ़ा सामने आया और 20 बंदे गायब हो गए, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर थे
اور وہ صبح 4 بجے کے قریب جا کے نمودار ہوئے. جو بھی انہوں نے بہانے بتائے وہ آپ کو پتہ ہے, دھند تھی, ٹیلی فون نہیں چل رہے تھے, گاڑی نہیں تھی, چارجر نہیں تھا, بیٹری نہیں تھی, بلا بلا جو چیزیں تھیں, اسی پہ بات ہوئی. تو اس پہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک ان لوگوں نے تھوڑا سا اس کو سیریس لیا الیکشن کمیشن کو, کہ اس طرح کی پریس ریلیز جو ہے, جب ایک بیوروکریٹ, ریٹائر بیوروکریٹ چیف الیکشن کمیشنر لگا بیٹھا, جس سے پھر میں کہوں گا کہ توقع نہیں تھی, تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ واقعی اس دفعہ اس میں نیوٹرل تھی. انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا اس میں. انہوں نے جو اگین ان پہ ماضی میں الزامات لگتے تھے کہ الیکشن کو ریگڈ کرنے کا, ان میں بیٹھ کے ووٹنگ کرنے کا اپنے پسندیدہ پارٹی یا بندوں کو جتوانے کا, تو اس سے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اگر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ معاملات چھوڑ دیں کہ بھائی صاحب آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, ہم اس کام میں آنے والے نہیں ہیں. اور انہوں نے ڈٹ کر آ کے پریس ریلیز انہوں نے اس پہ جاری کی, اور لوگوں کو بھی یہ تصور کیا کہ حکومت نے اگر اس طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی ہے, اور جس طرح فائرنگ کی گئی, اور جس طرح کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس دن کریٹ وہاں پہ کی, کہ یہ کام تھا, پنجاب حکومت کا جاب تھا. ان کے وہاں پہ آر پی او بیٹھے تھے, کمشنر بیٹھے تھے, ان کے ڈپٹی آپ ان کہہ سکتے کمشنر بیٹھے تھے, اسسٹنٹ کمشنر تھے, پلس اس پہ ان کے ڈی پی اوز بیٹھے تھے. ان کا کام تھا, انہوں نے ساری چیزوں کو مینیج کرنا تھا, انہوں نے بیٹھ کے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا تھا. اور اگر انہوں نے فری فار آل کر دیا اور سارا دن وہاں پہ اس پہ بائک رائڈر جو تھے وہ فائرنگ کرتے رہے, جس پہ انہوں نے الزام لگایا مریم نواز کے لوگوں نے کہ لوگوں کو یہ ہراس کر رہے تھے کہ تاکہ ووٹر جو ہے وہ باہر نہ نکلے, تو جتنا کم یہ ووٹر نکلے گا تو وہ اگے حکومت کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو امیدوار کو فائدہ ہوگا. خیر وہ تو جو ہوا سو ہوا. اگلا جو سٹیپ تھا, جو انکوائری کی گئی, جو میں نے کہا کہ دونوں پارٹیز کے درمیان ایک ایشو بن گیا تھا کہ اس کا ری الیکشن ہوگا یا اس کو دوبارہ وہ کیا جائے گا. مین جو اب اس میں چیز ہے, ڈیفینیٹلی حکومت یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ دوبارہ ری الیکشن ہوگا. لوگوں کو یہ میسج جائے گا, میرا خیال ہے اس کا یہ جو فیصلہ ہے اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. حلقے میں یہ تصور چلا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا, نمبر 1. اور دوسرا یہ تصور چلا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکے, شاید عمران خان صاحب سے ہاتھ اٹھا لیا گیا, لہٰذا ان کی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں آ رہے. پہلے ڈسکا کا فیصلہ اس طرح کا ہوا, ڈیوبیس سرکمسٹانسز میں ہوا, اس کو کنٹروورشل کیا گیا, رزلٹ کو روک دیا گیا. ان کا امیدوار, حالانکہ وہ کہہ رہے تھے, وہ ملی صاحب جو ہیں, علی, ان کا نام علی ملی صاحب جو ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے میرے اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے, وہ نہیں کیا گیا. پلس اب جو فیصلے ہیں یہ تقریباً سارے سوٹ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو, یا اس کو پی ایم ایل نواز کا جو نیریٹو تھا. سو یہ حلقے کے جو لوگ ہوتے ہیں, میں خود دیہات کا بندہ ہوں, مجھے اندازہ ہے میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جاتا ہوتا ہے کہ جناب کہ ہمارا امیدوار جو تھا اس کی نہیں سنی گئی, مطلب یہ جو حکومت کا امیدوار تھا پی ٹی آئی کی, اس کی نہیں سنی گئی, کسی کاؤنٹ پہ نہیں سنی گئی. صرف یہ نہیں کہ اس کی ری الیکشن کی ایک بات اپنی طرف پہ رکھیں, وہ تو چلو ایک بڑا فیصلہ ہے. جو وہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی تھی اس کے خلاف جو انہوں نے ایکشن آرڈر کیا, میرا خیال پریسیڈنٹڈ ہے, اور بیوروکریسی کو بڑا ایک لاؤڈ میسج کیا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل نہیں رہیں گے, اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو وہاں پہ اس کو مینٹین نہیں کریں گے, اگر وہاں پہ آپ اس کی چیف الیکشن کمشنر کی نہیں سنیں گے, تو پھر آپ کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوگی. اور بڑا اسٹرکٹ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی, جیسے میں نے کہا آر پی او کو ہٹایا گیا ہے, کمشنر کو ہٹایا گیا گوجرانوالا کے, ڈی پی اوز کو ہٹایا گیا, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈی ایس پی تک. یہ ایک بڑا بگ ایک میرا خیال ہے میسج کیا ہے, جو شاید پاکستان کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی طرف پہلا قدم ہوگا. اگرچہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک بڑا سٹیپ رہتا ہے جو اس کو ہم توقع رکھتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں, یا وہ جو بیٹھ کر اس پہ ذرا سٹیپ لیں گے. بولڈ سٹیپ وہ ہے چیف سیکرٹری اور آپ کے وہاں پہ جو آپ کے آئی جی جو ہیں, جب آپ کارروائی کریں, کمشنر اور آر پی او کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, ڈی سی کے خلاف ہو رہی ہے, اور ڈی پی او کے خلاف ہو رہے ہیں. مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ تو ان کے فون نہیں سنتے تھے, انہوں نے یہاں پہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں, جو میری اطلاعات ہیں اندر کی, یہ ٹیلی فون کرتے رہے, یہ رابطے کی کوشش کرتے رہے کمشنر سے, اس کے بعد آر پی او سے, باقی لوگوں سے. انہوں نے ان کے فون ہی نہیں سنے, فون نہیں اٹھا رہے تھے. یہ صرف یہ 20-30 لوگ نہیں تھے جو رابطے میں نہیں تھے, جو مطلب وہ پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے, یا آئی جی صاحب یا ان کے چیف سیکرٹری صاحب جواد رفیق ٹیلی فون نہیں سن رہے تھے. یہ جو ٹوٹل اس کی گوجرانوالا کی یہ ٹوٹل ڈویژن کی بیوروکریسی تھی جو الیکشن کو مانیٹر کر رہی تھی, ہینڈل کر رہی تھی, یہ بھی الیکشن کمیشن کی بات نہیں سن رہے تھے, یہ بھی ٹیلی فون ان کے نہیں سن رہے تھے. سو وہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو کس نے ہدایات دی تھیں اس بیوروکریسی کو, آپ کو الیکشن کمیشنر کی طرف سے رابطہ کیا جائے, روکا جائے, کوئی بات کی جائے, تو آپ جو ہے ان کی بات نہیں سننی, فون بھی نہیں سننے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیف سیکرٹری کی ہدایات اور اس کے انعام غنی صاحب جو آئی جی کی ہدایات کے خلاف, تو انہی کا پلان تھا سارا. انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ نے اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھول جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس میں مسلز نہیں ہے, کوئی اس میں پاور نہیں ہے, اسپائن نہیں ہے, کیا کر لیں گے,
पाकिस्तान का एटीट्यूड है, क्या कर लेगा जी इलेक्शन कमीशन हमारा, क्या कर लेगा, अब तक हम यही सुनते हैं। सो अब की दफ़ा ये गुस्सा भी था उनका कि हम इनको पूरी रात ढूंढते रहे, इन्होंने हमें कुछ समझा नहीं है। इनके पास पावर्स होती हैं सारी की सारी, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जुडिशल पावर्स हैं, ये बहुत सारे स्टेप्स ले सकते थे, और उन्होंने उन स्टेप्स का कोई केयर किए बगैर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने इनके अहकामात नहीं माने। सो ये तो लाउड मैसेज चला गया है ब्यूरोक्रेसी को पहली दफ़ा, मेरा ख्याल है। आपकी दफ़ा होता, अगली दफ़ा वो सोचेंगे जहाँ पे हल्के में ये इंतखाब होंगे कि हमने चीफ सेक्रेटरी की सुननी है, IG पंजाब की सुननी है, या अगेन कोई भी सूबा, या हमने यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की सुननी है। सो उन्होंने लाइंस बड़ी ड्रा कर दी हैं, उनको लाउड मैसेज किया। लेकिन जो बड़ा मैसेज है जो देने वाला है वो है चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, और साथ में इनके IG साहब के हवाले से, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो हैं जवाद रफ़ीक साहब जो हैं वो अगर नहीं मिल रहे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और मेरी इतला ये है उस पर कि ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनके बैचमेट हैं वो जवाद रफ़ीक साहब जो हैं, एक बैचमेट का चलो फ़ोन आप सुन लेते हैं, कुलीग का फ़ोन सुन लेते हैं, चलो चीफ कमिश्नर के तौर पर आप फ़ोन नहीं सुन रहे, उनका नहीं सुन रहे, लेकिन आप उनको बैचमेट का भी ख्याल करते होते। सो बड़ा जो टेस्ट है वो ये टेस्ट है कि अगर आपने जो कार्रवाइयाँ की हैं इनके खिलाफ, वहाँ की ये लोकल ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं तो ठीक है, लेकिन जब तक आप टॉप से नहीं पकड़ेंगे, अगर इन दोनों को नहीं उनको सज़ा दी जाती, इन दोनों को नहीं हटाया जाता, नहीं पनिश किया जाता, और इसी तरह के अहकामात नहीं दिए जाते जो आपने RPO और वहाँ पे उस पर ये उनके कमिश्नर के खिलाफ या DPO के खिलाफ या दीगर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ गोजरावाला या डस्का उसमें तहसील में दिए हैं, और आप उनको छोड़ देते हैं यहाँ पे उसको, ये IG को और चीफ सेक्रेटरी के, तो मेरा ख्याल है फिर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये फिर वही करेंगे, क्योंकि एक आपने यहाँ ट्रेंड सेट कर दिया है तो पूरा करें। बहरहाल मेरी कोई वहाँ पे बात हो रही थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कुछ टॉप के सीनियर लोग थे, उन्होंने ये बात की है, मुझे कहा है उन्होंने कि जनाब कि हम कोई यहाँ पे तल्लुकात दोस्ती नहीं देखी जाएगी, हम फेयरनेस की तरफ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और जहाँ जहाँ हमें किसी की गलती नज़र आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम बल्कि मुझे ये भी बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मैं इंसाफ ना कर सका तो मैं ये ओहदा अपना छोड़ दूंगा, मैं अगर कोई स्टेप्स नहीं ले सका इलेक्शन कमिश्नर को, मैं आज़ाद नहीं कर सका और लोगों का एतबार में ना इस पर कायम कर सका, तो बेहतर होगा कि मैं रिज़ाइन कर दूं, घर चला जाऊं, रादर दैन कि मैं सरकारी नौकरी करूं और तनख्वाह लेता रहूं। ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राय साहब जो हैं, उनके हवाले से मुझे ये बताई गई है कि वो इतने डिटरमिन हैं कि मैंने हर कीमत पे, हर इस पे लोगों का जो एतमाद हल्ट हुआ है इस पे इलेक्शन कमीशन पे, जो पाकिस्तान में हर इलेक्शन को समझा जाता है रिग्ड हो गया है, कुछ और कुव्वतें हैं, कुछ और लोग हैं जो बैठ के इसको हाईजैक कर लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि नहीं अब की दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे ये आके छोड़ना भी क्यों ना पड़े। ये पोस्ट है, स्लॉट है, सो बड़ा एक मेरा बोल्ड उनका एक स्टेटमेंट है, और बड़ा मुझे इनका अथेंटिक एक उनके करीबी बंदे ने बात बताई है कि आप ये बात कह सकते हैं कि वो रिज़ाइन करना पसंद करेंगे लेकिन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मेरिट पे, जस्टिस पे, फेयर प्ले पे। बहरहाल अगर हैविंग सेड ऑल दिस, इमरान खान साहब की और उनकी हुकूमत के लिए बड़ा, जैसे मैंने कहा, एक जोल्ट आया है, पहली दफ़ा लोगों को मैसेज किया है, और वो मरियम भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब की एजेंसी ने करवाया है, उनका इशारा इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ होगा, ISI या दीगर एजेंसियों की तरफ नहीं था। बिलावल भी कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। और डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस का मेरा ख्याल है सेनेट का जो इलेक्शन होना है यहाँ पे, उस पर भी मैं इस्लामाबाद के सेनेट के इलेक्शन की बात करूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब के दरमियान, इसका भी इम्प्लीकेशन जो है थोड़ी सी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत ज़रा एक कमज़ोर होती हुई लगेगी कि हुकूमत की उससे जो होते हैं ना, उसकी कोई थोड़ी सी लूज़ हो रही, ग्रिप जो है इसकी लूज़ हो रही है, और इनके फैसले जो हैं कुछ हमने रिसेंट पास्ट में देख लें, फैसले इनके हक़ में नहीं आ रहे, जो चीज़ें थी वो इनके हक़ में नहीं आ रही। हवा शायद जो है वो PTI के अगेंस्ट चलना शुरू हो गए। अब ये पाकिस्तान में आपको पता है, यहाँ पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, ये परसेप्शन होती है सियासत में, आप कितने पावरफुल हैं, कितने वीक हैं, और हवा जो है वो आपके हक़ में चल रही है या आपके मुखालफिन के साथ चल रही है। सो इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है आने वाले दिन जो हैं कुछ मुझे मुश्किल लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, उन्हें कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि दोबारा पार्टी पे ग्रिप को उन्होंने कैसे करनी है, अपनी हुकूमत पे कैसे करनी है। उनकी पंजाब हुकूमत पे बहुत बड़ा एक चार्जशीट है, ये बड़ा बोल्ड एक उन पे मैंने जैसे का जजमेंट दी गई है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है, इसको इमेज टार्निश हुआ है बुज़दार साहब और उनकी हुकूमत और उनकी ब्यूरोक्रेसी का, इसको कैसे रेस्टोर करेंगे, ये इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस हैं। देखते हैं कि इन चैलेंजेस का वो कैसे मुकाबला करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उम्र भर उन्होंने चैलेंजेस का मुकाबला किया और बकौल उनके हमेशा से चैलेंजेस उनको बड़े पसंद रहे हैं और डट कर उनका मुकाबला करते रहे। ये मेरा ख्याल है जो आने वाले दिन हैं उनके लिए बड़े सारे चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। लेट्स सी।